नमस्कार बच्चों, क्या हाल है आप सभी के। हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस का फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था। आज हम पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे, जिस पार्ट नंबर 2 में हम न्यूट्रिशन इन अमीबा और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही सिंपल शब्दों में समझेंगे। इस चैप्टर की पीडीएफ नोट्स के लिए आप लोग हमारी एप्लीकेशन पर जा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपना चैप्टर, क्योंकि फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया था जिसमें न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक हम लोगों ने बहुत आसानी से पढ़ लिया था। बात करते हैं बच्चों न्यूट्रिशन इन अमीबा की। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि अमीबा है क्या। भाई, अमीबा के बारे में अगर जानेंगे तो अमीबा के बारे में पढ़ भी पाएंगे और दूसरे को बता भी पाएंगे और एग्जाम में लिख भी पाएंगे, जो सबसे बड़ा मुद्दा है ना, पढ़ने का। अब अमीबा क्या है, तो यहाँ आप लोगों के लिए बहुत सिंपल तरीके से नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। इस पॉइंट को आप बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है समझना। बच्चों, यूनि और सेल्यूलर दोनों शब्दों को आप अलग करके समझ लो। यूनि का मतलब होता है एक, और सेल्यूलर का मतलब होता है सेल से बने हुए, यानी कोशिका से बने हुए। ऑर्गेनिज्म को आप लोग समझते होंगे बहुत अच्छे से। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केवल एक कोशिका से बने हों या एक सेल से बने हों, सिंगल सेल के बने हों, उसे हम यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। बात करते हैं अगर अमीबा के स्ट्रक्चर की, तो अमीबा केवल एक ही सेल का बना हुआ है, यानी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। ठीक है बच्चों, पहला पॉइंट तो यहां क्लियर हुआ। नंबर 2 पे आते हैं ओमनीवोर ऑर्गेनिज्म। आप लोगों ने 3 नाम सुने होंगे, जिनमें से पहला आपका हर्बीवोर आता है, हर्बीवोर। नंबर 2 पे आप लोगों का कार्निवोर आता है, और नंबर 3 पे आप लोगों का ओमनीवोर आता है। आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में इन तीनों के बारे में पढ़ा होगा। हर्बीवोर की बात करते हैं तो ये केवल प्लांट प्रोडक्ट को खाने वाले होते हैं। कार्निवोर की अगर बात करें तो ये केवल फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं। और अगर ओमनीवोर की हम बात करें तो ओमनीवोर जो प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट दोनों खाएं, उसको हम ओमनीवोर कहते हैं। तो यहाँ ओमनीवोर ऑर्गेनिज्म है, यानी अमीबा हर टाइप के फूड को खा लेता है। उसके बाद बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो यहाँ इसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन रिप्रेजेंट किया गया है। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा कि होलोजोइक, सेप्रोट्रॉपिक, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन ये सब क्या होता है, जिनमें कॉम्प्लेक्स फूड का ब्रेक डाउन करके उनको छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाए, वो आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। तो इसमें भी आप लोगों का फूड छोटे छोटे सब्सटेंस से, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है, जिस वजह से ये इसको डाइजेस्ट कर पाए। नंबर 4 हम एक स्ट्रक्चर देखते हैं, इस पे लिखा हुआ है शूडोपोडिया। ये शूडोपोडिया हमारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, यानी कि हमारी उंगली के जैसी संरचना। सही बात बताऊं तो अमीबा बिना शूडोपोडिया के कोई भी फूड को ऑब्टेन नहीं कर सकता, क्योंकि जब अमीबा के आसपास या अमीबा के कांटेक्ट में कोई फूड पार्टिकल आता है, तो ये शूडोपोडिया की हेल्प से ही इसको अंदर लेता है। ठीक है, बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। तो एनगल्फ फूड व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद इट्स सेल सरफेस। कहने का मतलब है, जब इसकी कोशिका की सतह के आसपास इसके संपर्क में कोई फूड पार्टिकल आता है, तो ये उसको एनगल्फ करता है विद द हेल्प ऑफ शूडोपोडिया। एक सिंपल सी बात आपको मैं बताऊं, अगर आपके आसपास में, आपकी कांटेक्ट में कोई लड़की खड़ी हो, तो आप उससे बोलना जरूर चाहेंगे। अगर वो बहुत सुंदर है तो आप चाहेंगे कि उसके साथ रिलेशनशिप बढ़े आपकी, है ना। कहने का मतलब है, जब कोई आपके संपर्क में आता है, आपकी रडार में आता है, आप उसको छोड़ोगे नहीं। अगर आपको लगता है कि कोई आपके आसपास में आपके पैसे लिए बैठा है और आप उनको ले सकते हो, तो आप लेने की हरदम कोशिश करोगे और ले ही लोगे। सेम यही कंडीशन है, जब इसके आसपास, इसके सतह के आसपास, इसकी सरफेस के आसपास कोई फूड पार्टिकल आता है, इसमें घंटी बजना शुरू हो जाती है कि तेरे आसपास फूड है। ये तुरंत शूडोपोडिया को बाहर निकालता है, और बाहर निकालने के बाद उसको अपने अंदर ले लेता है खोपचे में। तो बच्चों, इसको
इसकी स्ट्रक्चर को समझने के लिए, कैसे ये फूड लेता है, हम लोगों को आगे चलना पड़ेगा। ये आपका सुडोपोडिया है, ये वाला, ठीक है, ये आपका सुडोपोडिया है और ये पूरा आपका अमीबा है, ठीक है जी। अब अमीबा ने क्या किया, जैसे ही इसके संपर्क में कोई फूड आया, इसके कांटेक्ट में कोई फूड आया, तो इसने अपने पंख फैलाना शुरू किए, ये वाले। और पंख फैलाना शुरू, पंख मतलब इसके पैर हम कह सकते हैं, है ना, जिस भाषा में आप लोग समझो उस भाषा में आप लोग मान लीजिएगा, ठीक है जी। अब उसके बाद बात करते हैं इंजेक्शन की। जब ये फूड अपने अंदर लेगा, जैसे हम लोग अपने माउथ से अपना फूड खाते हैं, तो उस प्रोसेस को इंजेक्शन कहते हैं, यानी खाने को अपने अंदर लेने की प्रोसेस को इंजेक्शन कहते हैं। जब ये फूड अंदर जाएगा तो यहाँ पे ये वैक्यूल के अंदर रुकेगा, ठीक है, वैक्यूल के अंदर रुकेगा। अब वैक्यूल के अंदर रुकने के बाद इस फूड का डाइजेशन होगा, मतलब कि पाचन होगा, या सिंपल शब्दों में हम लोग कह सकें कि इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाएगा। उसके बाद में जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा तो यहाँ पे इसका एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन मतलब ये जो खाया और इसने निकाला है इसमें से न्यूट्रिएंट्स, उनको एब्जॉर्ब किया जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद में बात करते हैं एसिमिलेशन की। जो चीजें इसने एब्जॉर्ब की हैं, ध्यान से समझना, जो चीजें इसने एब्जॉर्ब की हैं वो पूरी अमीबा की सेल बॉडी में फैलेगा, यानी इसके पास एक ही कोशिका है तो एक ही कोशिका के अंदर फैलेगा, है ना। तो बॉडी के कोने कोने तक इस फूड न्यूट्रिएंट का पहुंचना एसिमिलेशन कहलाता है। उसके बाद आप लोग देखते होंगे कि जब हम दिन में खाना खाते हैं तो खाना खाने पर जो चीजें यूजफुल होती हैं हमारी बॉडी में तो पहुंच जाती हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि कुछ वेस्ट मटेरियल हमें निकालना पड़ता है मॉर्निंग में। तो सेम इसके साथ भी वही घटना है, ये खाना खाएगा और खाना खा करके उसको डाइजेस्ट करेगा, डाइजेस्ट करने के बाद उसको अब्जॉर्ब करेगा, अब्जॉर्ब करने के बाद उसको एसिमिलेट करेगा, और एसिमिलेट करने के बाद जो फालतू का फूड बचा हुआ है, फालतू का अनडाइजेस्टेड फूड बचा हुआ है जो पचा ही नहीं, उसको बाहर निकाले। तो जैसे इसने खाया था वैसे ही बाहर निकाल देगा विद द हेल्प ऑफ सुडोपोडिया। आई होप बच्चों इस न्यूट्रिशन इन अमीबा को आप लोग बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। आपको मैं सिंपल से शब्दों में बता दूं कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि आपको बोर्ड एग्जाम में इसमें से कोई एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। चलिए बच्चों, जब इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो हम इसको पढ़ेंगे क्यों नहीं, बिल्कुल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग को आप लोग समझ लीजिए। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड। कहने का मतलब है कि हमारी जो मानव प्रजाति है ना, हमारे जो इंसान है, ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो क्या करते हैं, वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी तक पहुंचाने के लिए फूड का सहारा लेते हैं, क्योंकि हमारे फूड के अंदर वो न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। अगर डायरेक्ट न्यूट्रिएंट लिए जाते तो लोग डायरेक्ट न्यूट्रिएंट भी ले लेते, उनको खाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपको बताऊं, अगर आप लोग बिना खाना खाए जीवित रहना चाहते हैं तो आप लोग रह सकते हैं, है ना। जो न्यूट्रिशनल आप लोगों के इंजेक्शंस आते हैं उनसे आप जीवित रह सकते हो। अब बात करते हैं कि ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का लेना, हमारी बॉडी तक इन न्यूट्रिएंट्स का पहुंचना, वो भी फूड की फॉर्म में। अगर फूड हमने लिया है, हमें तो पता है कि उसके अंदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन बॉडी उन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को कैसे निकालती है इस फूड में से, ये आज हमें इस प्रोसेस में समझना है। तो बच्चों, ये पूरी प्रोसेस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा की जाती है। भाई मैं आपको सिंपल सी एक बात बताऊं, आप कोई भी काम करेंगे, आप अकेले उस काम को नहीं कर सकते। अगर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तो आपको एक टीम की जरूरत पड़ेगी, आपको एक सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। जैसे पूरी भारत सरकार को चलाने के लिए पूरी कैबिनेट मिनिस्टर्स की एक सिस्टम है पूरा, है ना, उसके नीचे आप लोगों के विधायक दल और ये मुख्यमंत्री वगैरह सभी आते हैं, फिर आपका प्रशासन, तो सब मिलकर के आपस में काम करते हैं, उसी हिसाब से आप लोगों का देश चल पाता है। तो बिना सिस्टम के कोई भी काम नहीं होगा, है ना। अगर कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको दी जाती है तो एक बंदा सब काम नहीं देख सकता। तो इसलिए न्यूट्रिशन की प्रोसेस को करने के लिए ह्यूमन बीइंग में अलग अलग काम दिए गए हैं और एक अलग से इसके लिए सिस्टम भी निर्धारित किया गया है।
आइए बच्चों इस सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो भारत सरकार है उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी कैबिनेट में जो जो मंत्री हैं वो इस प्रकार से हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसमें आप लोगों का पहला जो ऑर्गन है जो इसमें इन्वॉल्व है, यानी कि पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में ये कुछ 10 ऑर्गन्स काम करेंगे और इनका काम क्या क्या होगा ये हम आपको आगे वन बाय स्टेप बता देंगे। मैं गारंटी लेता हूं कि एक छोटा सा दांत भी नहीं छोड़ूंगा, उसको भी बहुत प्यार से आप लोगों को समझा दूंगा। बच्चों सबसे पहले माउथ आता है, क्योंकि हम लोग खाने की शुरुआत अपने माउथ से ही करते हैं। अगर बोर्ड में ये क्वेश्चन आ जाए द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम, यानी खाने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो आपका आंसर होगा माउथ से। कुछ बच्चे वहां पे हैंड भी लगा के आते हैं क्योंकि आप लोग को लगता है कि हम लोग हाथ से खाना खाते हैं, तो खाने की प्रक्रिया तो वहीं से शुरू होगी। उस हिसाब से तो अगर देखें तो हिसाब से प्रक्रिया हो रही है आपके पेड़ पौधों से, क्योंकि वो खाना पहले बना रहे हैं, फिर वो घर पे आ रहा है, फिर मम्मी उसको बना रही है, फिर आप उसको अपने हाथों से खा रहे हो, तो बिल्कुल नहीं। खाने की प्रोसेस माउथ से शुरू होगी, क्योंकि चबाना हमारे माउथ से ही स्टार्ट होता है। उसके बाद बच्चों सेकंड नंबर पे आते हैं आपके सैलिवरी ग्लैंड्स पे। सैलिवरी ग्लैंड लार ग्रंथियां होती हैं, है ना। ये 3 जोड़ी होती हैं, यानी 3 पेयर्स प्रेजेंट होती हैं हमारे माउथ में। ठीक है, इसके काम आपको आगे बताऊंगा। सैलिवरी ग्लैंड, उसके बाद ईसोफेगस पाइप होता है जिसको हम फूड पाइप कहते हैं, और ये हमारे माउथ से स्टमक तक फूड ले जाने का काम करता है। इसके बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे हम लोग, टेंशन बिल्कुल ना लो। वन बाय वन डिस्कस ऐसे करेंगे जैसे आप लोग अपने घर पे या अपने ट्यूशन में ऑफलाइन क्लास पढ़ रहे हो, टेंशन बिल्कुल मत लो। नंबर 4 पे आते हैं, तो उसके बाद फूड आता है स्टमक में। स्टमक के अंदर कुछ सेक्रेशंस होते हैं, जो सेक्रेशन लीवर के द्वारा किए जाते हैं और आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा किए जाते हैं। सिक्रेशन क्या होते हैं ये आपको आगे बताएंगे, आप लोग थोड़ा वेट करिए। उसके बाद बात करते हैं लीवर की। तो लीवर एक लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारी बॉडी के अंदर, और काफ़ी सारे काम लीवर के द्वारा देखे जाते हैं। आप लोग को आज लीवर को बचाने के तरीके, लीवर को अच्छा करने के तरीके, ये सब बातें मैं आपको बताऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। इसके अंदर से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे बोर्ड के अंदर, सारे इसी वीडियो में से आएंगे, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक के बाद खाना आपका जाता है सीधा छोटी आंत में, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, लेकिन ये स्मॉल है नहीं, ये सबसे लंबी होती है ना। अब एक बात आप लोग ध्यान से सुनिए कि लार्ज को लार्ज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो डायमीटर में बड़ी है। ठीक है, उसके बाद खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आपका फूड जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, है ना। और लार्ज इंटेस्टाइन में जाने से पहले हमारे पास एक ऑर्गन होता है, इसको पेनक्रियास कहते हैं, जो आपको यहाँ पे लाइक बनाना दिख रहा होगा। इसका स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, या फिर कह सकते हैं कि पेनक्रियास के बिना खाना डाइजेस्ट ही नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो आपको यहाँ पे शो रहा है, जब पहले लोग घास फूस वगैरह खाते थे तो उस टाइम अपेंडिक्स का बहुत ज़्यादा रोल था। अब इसका रोल बहुत कम हो गया है, क्योंकि अब हमें जो सेल्यूलोज है उसको पचाना नहीं होता। उसके बाद बच्चों बात करते हैं रेक्टम की। तो रेक्टम एक हिसाब से आपका जो मल होता है, जो आप लैट्रिन करते हो, उस लैट्रिन को सुरक्षित रखने, यानी अपने आप में भरने के लिए यूज होता है रेक्टम। और इसी रेक्टम से एनएस के द्वारा आपका जो मल है, जो आपका जो लैट्रिन वगैरह पोटी वगैरह आप लोग करते हैं, वो बाहर निकल जाता है। तो वन बाय वन हम इन सब चीज़ों को पढ़ रहे हैं। आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छी लगेगी वीडियो। अभी आगे आप लोग बने रहें, टेंशन बिल्कुल मत लो। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी बच्चे को भी फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए हो, वो हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले, जिसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना। ये कपिल चौधरी सर का वादा है, आपको पीडीएफ फाइल्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, टेंशन बिल्कुल नहीं है। ठीक है बच्चों, साथ ही साथ मैं ये भी आपको कहूँगा कि आप लोग इंस्टाग्राम वगैरह पे भी हमारे यूट्यूब चैनल का जो आईडी है उसको फॉलो कर लें, इंस्पायरल स्टडी को, और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके से काम करेगा, सबसे बड़ी चिंता तो यही है। अब किस तरीके से काम करने से पहले आप ये जान लो कि इसकी प्रवृत्ति क्या क्या है, किस किस चीज पर ये काम करेगा, किस किस बेस पर ये काम करेगा। तो सबसे पहले बच्चों इसकी प्रोसेस जान लेते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में होने वाली जितनी भी प्रोसेस होती हैं या तो वो एनाबॉलिक होती हैं या वो कैटाबॉलिक होती हैं। क्योंकि एनाबॉलिक आप लोगों की कब होती है, जब चीजें जुड़ रही हो, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। कैटाबॉलिक कब होती है, जब चीजें टूट रही हो। तो इस बात को आप लोग ध्यान से सुनिए कि यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आपका फूड का ब्रेकडाउन होगा, यानी कि चीजें टूटेंगी। तो जब टूटेंगी तो हम लोग कैटाबॉलिक प्रोसेस आराम से कह सकते हैं। और मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ है 2 = 1 + 1, यानी हमने कोई फूड कॉम्प्लेक्स खाया और उस कॉम्प्लेक्स फूड में से चीजें टूट गई, यानी अलग अलग हो गई, इसका मतलब कैटाबॉलिक प्रोसेस हुआ। होगा क्या, आप लोग कॉम्प्लेक्स और लार्ज कंपोनेंट खाएंगे, लेकिन वो सिंपलर यानी छोटे छोटे, है ना, सिंपलर मतलब साधारण, और स्मॉलर फॉर्म यानी छोटी छोटी फॉर्म्स में टूट जाएंगे। लेकिन ऐसे नहीं टूटेंगे, है ना। किसी को भी तोड़ने के लिए किसी का जरूर हाथ चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ तो पूरे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स लगे हुए हैं। तो बच्चों ध्यान से सुनिए, जब कॉम्प्लेक्स और लार्ज कंपोनेंट्स ऑफ फूड का ब्रेकडाउन हो, वो भी सिंपलर और स्मॉलर फॉर्म्स में, किसके द्वारा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के, तो उस प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन कहते हैं। और इस पूरी प्रोसेस को कंट्रोल करने वाला, बनाने वाला, परफॉर्म करने वाला एक सिस्टम होता है जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। और ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कह रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन के अंदर होता है। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास एक बहुत तगड़ा मूल मंत्र है जिसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ये लगभग 7 से 8 मीटर लंबी होती है। अब आप लोग खुद सोचेंगे कि यार हम तो 5 या 6 फीट के होंगे, तो 7 या 8 मीटर की जो लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल है वो भगवान ने किस तरीके से वहां पे सेट कर दी, और किस तरीके से आ गई, और कहाँ कहाँ तक आ गई, है ना। तो बच्चों ध्यान से सुनो, ये एलिमेंट्री कैनाल टूडी मुड़ी होती है ना, यानी ऐसा नहीं है कि ये इरेक्ट है, ठीक है। उसके बाद में एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी लगी होती हैं साथ में। वो कहते हैं ना कि अगर चीजें खुद चल रही हों तो कोई ना कोई साथ देने वाला आ ही जाता है ना। तो इसलिए एलिमेंट्री कैनाल के अकेला बस बस की बात नहीं है, उसके साथ डाइजेस्टिव ग्लैंड एज अ सपोर्ट लगी हुई है कि जब तुम्हें कोई भी जरूरत पड़े तो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, ठीक है। अब ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स अलग अलग प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट करती हैं, ठीक है जी। क्या क्या सेक्रेट करती हैं ये हम आगे पढ़ेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अब सबसे फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल कह रहे हैं। एलिमेंट्री कैनाल लगभग 7 से 8 मीटर लंबी होती है। और बच्चों माउथ से लेकर के, यानी यहां अगर माउथ होगा तो यहां से लेकर के और यहां तक आपकी ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल है। यानी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, ये सब चीजें आ जाएंगी। अब बात कर लेते हैं कहां से कहां तक होती है। तो रन करती है कहां से कहां तक, एंटीरियर माउथ टू द पोस्टीरियर एनस, यानी माउथ से लेकर के और एनस तक, जहां से खाते हो और जहां से निकालते हो वहां तक लंबी ट्यूब होती है, 7 से 8 मीटर लंबी होती है। और ये बात आपको मैं बता चुका हूं कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर लगभग सारे आपके ऑर्गन्स आ जाएंगे, स्टमक भी, स्मॉल इंटेस्टाइन भी, लार्ज इंटेस्टाइन भी। तो आप इस चीज को ये समझिए कि शुरू से लेकर के आखिरी तक आपकी एलिमेंट्री कैनाल ही होती है। इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पूरा सिस्टम है जिसको हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कह रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग माउथ पे, क्योंकि हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल पढ़ लिया, अब हम माउथ की तरफ जरा थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे तो आपका जो माउथ जिससे आप खाना खाते हो उसके अंदर आपको दो तीन चीजें मिल जाएंगी। नंबर 1 सैलिवरी ग्लैंड्स, नंबर 2 आपके टंग, नंबर 3 आपकी टीथ, ठीक है। लेकिन यहाँ हम
फिलहाल माउथ के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा सा टंग और टीथ के बारे में पढ़ेंगे। माउथ जो होता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट होता है। ठीक है, क्या होता है? फर्स्ट पार्ट। क्योंकि आपका जो फूड जा रहा है वो सबसे पहले माउथ में ही होके जा रहा है, यानी सबसे पहले यहाँ घंटा बजाना पड़ेगा फूड को, उसके बाद हाजिरी लगेगी तो आगे जाएगा। अब फूड माउथ से एंटर कर गया, माउथ से एंटर करने के बाद आप लोग खुद सोचो कि आप अपने फूड के साथ क्या करते हो। जैसे ही आपने फूड एंटर कर लिया वैसे ही आपने उसको चबाना शुरू कर दिया। जब आप चबाओगे तो दो लोग आपको बहुत साथ देंगे। नंबर 1 आपकी टंग, जो आपके फूड को इधर उधर घुमाने में हेल्प करेगी, और टीथ जो उसको चबाने में, उसको कटिंग करने में, उसको चिविंग करने में, उसको ग्राइंडिंग करने में हेल्प करेंगे। अब यहां बच्चों थोड़ा खेल समझो। टंग क्या है? जीभ। हम अक्सर ये कहते हैं कि हम लोग जीभ से बोलते हैं। अगर जीभ को पकड़ लें तो हम लोग नहीं बोल पाते, और है भी। आप लोग को ट्राई कर सकते हो, बचपन में हमने बहुत ट्राई किया है। हमने बच्चों को कहलवाया है कि मैं तत्ता तत्ता गुड़ खाऊं, और जब जीभ पकड़ के बोलते हैं तो वो तत्ता तत्ता गुड़ की जगह कुछ और निकल जाता है। या आप लोग भी ट्राई करना। वैसे करने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही जोक्स अपार्ट। टंग की बात करते हैं तो एक मस्कुलर सेंसरी ऑर्गन होता है जो आपको अलग अलग प्रकार के टेस्ट बताता है। आप लोग अगर दूध की तरफ चलेंगे तो दूध का टेस्ट, जो शहर के बच्चे होंगे उन बच्चों को दूध लगता है, उसमें से स्मेल आती है, तो वो जो दूध का स्वाद जो है उनको वो भाता नहीं है, तो इसीलिए वो उसको पीते नहीं। तो किसने बताया? जीभ ने। अगर जीभ आपको टेस्ट ना बताती तो आप लोग उसको पी जाते। लेकिन यहां पर जो मस्कुलरी सेंसरी ऑर्गन है, इसके अंदर लगभग लगभग कह सकते हैं 15,000 टेस्ट बर्ड्स होती हैं। 15,000। और इन टेस्ट बर्ड्स का काम केवल और केवल टेस्ट बताना होता है, यानी खाना कड़वा है, खट्टा है, मीठा है, क्या है, ये सब आपका कौन बताता है? आपकी टेस्ट बड्स। टंग का कौन सा पार्ट आपको टेस्ट बताएगा ये हम आगे पढ़ेंगे। बस फिलहाल आप लोग ये देखें, हेल्प इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा। आपका जो फूड है उसको सलाइवा के साथ मिक्स करने में इसका बहुत अहम रोल है। और आपने देखा भी होगा कि जीभ खाने को आसपास घुमाती रहती है। अब बात करते हैं बच्चों टीथ की। एक हार्ड स्ट्रक्चर होती है जो हमारे बोन्स जैसी होती है, लेकिन बोन्स की नहीं बनी, मतलब बोन्स की नहीं बनी होती है ना, ये टिश्यूज की बनी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों इस टीथ की, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो आप लोग को खुद पता है कि कुछ ऊपर होते हैं, कुछ नीचे होते हैं, यानी 16 ऊपर और 16 नीचे। अब ये होते कौन कौन से दांत हैं ये भी पढ़ेंगे। उससे पहले दांतों का आप काम पढ़ लीजिए, चिविंग करना, ग्राइंडिंग करना और कटिंग करना। खाने को काटते हैं, उसको चबाते हैं, उसको पीस देते हैं। उसके बाद बच्चों माउथ, ये आपका माउथ है, इसमें आपके ये रहे टीथ, ये रही आपकी टंग। ठीक है, और यहाँ से आप लोग अंदर आप लोग का खाना जा सकता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद में हम लोग टंग की तरफ जाते हैं। तो टंग हमारे पास बड़ी सुंदर है। अगर आप लोग टंग के इस पार्ट की बात करें तो ये पार्ट आपको कड़वा बताएगा, यानी खाना कड़वा है तो यहाँ से पता चलेगा। आप लोग अक्सर एक काम करते हो, जब भी आप लोग दवाई लेते हो तो आप लोग दवाई को यहाँ पे रखते हो जिससे वो नीचे चली जाए, उससे वो दवाई कड़वी लगती है। अगर आप उसको यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से डायरेक्ट आप उसको अंदर ले जाएंगे तो आपको वो कड़वी नहीं लगेगी। ठीक है बच्चों, उसके बाद साइड वाला पोर्शन आपको खट्टा बताएगा, ये वाला पोर्शन भी आपको खट्टा बताएगा, ये वाला पोर्शन आपको नमकीन बताएगा, और ये वाला पोर्शन आपको नमकीन बताएगा। रही बात आपकी इस वाले पोर्शन की, तो ये वाला पोर्शन आपको मीठा बताएगा कि खाना मीठा है, खट्टा है, क्या है ना। तो यहाँ पर खट्टा, मीठा, कड़वा, नमक का आपको चारों चीजें पता चल गई कैसे चलेंगी, कहाँ से ये चीजें बताएंगी। बच्चों यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 15,000 टेस्ट बर्ड्स लगभग होती हैं। तो वो टेस्ट बर्ड्स केवल इधर ही होती हैं, बीच में कोई टेस्ट बर्ड आपकी नहीं होती। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ गए। बात करते हैं टीथ की। तो इतने सुंदर टीथ मैंने आज तक नहीं देखे, लेकिन इस लड़की के देख रहा हूँ। आपके टीथ 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, 4 टाइप्स ऑफ टीथ।
नंबर 1 आपका इंसीजर, नंबर 2 आपका कैनाइन, नंबर 3 आपका प्रीमोलर और नंबर 4 आपका मोलर। यहां से शुरू करते हैं। ये 4 टीथ आप लोगों के इंसीजर होंगे, ये 4 टीथ आपके इंसीजर होंगे। उसके बाद ये एक नुकीला दांत होता है यहाँ पर, इसको हम कैनाइन कहेंगे। और उसके बाद 2 दांत आपके प्रीमोलर यानी जाड़ जिसको आप कहते हो वो होती हैं, और उसके पीछे 3 आपके मोलर दांत होते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देखो तो ये 4 आपके इंसीजर, ये वाला और ये वाला आपका कैनाइन, ये 2 दांत आपके प्रीमोलर और ये 3 दांत आपके मोलर होते हैं। रही बात इन 3 दांतों की, तो आप लोगों को 20 साल से पहले ये दांत, ये 4 दांत आपको दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि ये विजडम टीथ होते हैं जिनको अक्कल जाड़ कहते हैं। ये तब आते हैं जब आपकी एज थोड़ी सी ऊपर हो जाए। ऐसे बड़े बुड्ढों का कहना है कि दांत जब तक नहीं आते, जाड़ जब तक नहीं आती, जब तक किसी को अकल नहीं आती। लेकिन साइंस इस बात को नहीं कहता, ये आफ्टर 18, है ना, जब बच्चा मैच्योर होने लगता है तब ये आने लगती है। ठीक है, स्टार्टिंग से ही नहीं होती। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। सबसे बड़ी बात एक और है कि दांतों का स्टडी करने से पहले हम लोग ये भी देख लेंगे कि यार दांत खराब भी हो जाते हैं। डेंटल केरीज, टूथ डिके, है ना, यानी दांतों का खराब होना, तो डेंटल की केयर कैसे करें। तो यहाँ पे जो टूथ डिके है यानी दांतों का खराब होना, वो किस कारण से होता है, जब इनेमल और डेंटाइन दोनों की सॉफ्टनिंग होने लगे। यानी एक सिंपल सी बात मैं आप लोगों को बताऊं कि जब बैक्टीरिया शुगर पर काम करते हैं तो वो एसिड्स को प्रोड्यूस करते हैं और हमारे इनेमल को डीमिनरलाइज कर देते हैं। कहने का मतलब है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद हम लोग छोटा मोटा गरारे कुल्ला वगैरह होता है वो कर लिया और हम सो गए। रात में आप लोग का मुंह नहीं चलता, तो इसलिए आपकी सलाइवा भी नहीं निकलती। तो कुछ बैक्टीरिया आपके माउथ के अंदर, आपके माउथ के कोनों में जो आपका शुगर प्रेजेंट होता है उस पर काम करते हैं और एसिड बनाना शुरू कर देते हैं। जब वो एसिड बनाना शुरू करेंगे जब वो एसिड बनाना शुरू करेंगे तो धीरे 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 वो उसको बनाते चले जाएंगे और वहां पे एक लेयर बनेगी। अब यहाँ पे देखते हैं, masses of bacterial cells together with food particles stick to the teeth to form dental plaque। अगर यही काम रेगुलर तरीके से होने लगे तो डेंटल प्लेग बन जाएगा, यानी आपके दांत पीले पीले आपको दिखाई देंगे, आपके दांतों पे पीली पीली परत आपकी चढ़ जाएगी। ऐसा क्यों होता है, जब आप ब्रश नहीं करते। हमारे यहाँ रिवाज क्या है, मॉर्निंग में उठ के ब्रश करो, लेकिन नहीं, एक्चुअल में आपको खाना खाने के बाद ब्रश करना चाहिए रात में, क्योंकि रात में आपका मुंह ज्यादा नहीं चलता, आप लोग कॉन्स्टेंट अवस्था में रहते हो और आपके माउथ से सलाइवा नहीं निकलती। अगर सलाइवा निकलती रहे तो आपके शुगर को वो बदल देगी, आपको पता है ना, वो आपके टीथ को धो के रखेगी। तो इसीलिए बच्चों ध्यान रखना, आज के बाद ब्रश का टाइम बदल देना। बात करते हैं फेरिंग्स की। फेरिंग्स क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनिए। आपका जो फेरिंग्स होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके डाइजेशन में, क्योंकि यहां से माउथ से जाने के बाद आपका सीधा फेरिंग्स से चीजें खुलती हैं। अब एक चीज यहां से देखिए, ये होता कैसा है। स्मॉल फनल शेप्ड चैम्बर, एक चैम्बर की तरह होता है जो कि ओरल कैविटी के जस्ट पीछे होता है। ओरल कैविटी माउथ कैविटी को कहते हैं। यहाँ पे आपको ये फेरिंग्स दिख भी रहा होगा। उसके बाद ये क्या करता क्या है, ये ईसोफेगस और ट्रैकिया दोनों के बीच कम्युनिकेशन स्थापित करता है। कैसा कम्युनिकेशन, अब बच्चों ध्यान से सुनिए। जब आप लोग खाना खा रहे होते हैं तो आप सांस नहीं ले पाएंगे, है ना, और सांस लेते लेते आप लोग खाना नहीं खा पाएंगे। आपने कभी देखा होगा कि आपको धसका वगैरह उठ जाता है, आप लोग कुछ सोचते हैं तो आपको धसका उठ जाता है। मान लो आप अपनी पुरानी यादों में खोए हुए हो, आपको धसका उठ गया खाना खाते टाइम, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे ये एपिग्लोटिस होता है, जो एपिग्लोटिस आपके ब्रेन की सुनता है और आपका ब्रेन कहीं और बिजी हो जाता है। तो एपिग्लोटिस को टाइम नहीं मिलता या फिर ये सोच नहीं पाता, क्योंकि किसके दिमाग से चलता है, हमारे दिमाग से चलता है, अपने दिमाग छोड़ने चलता है। तो एपिग्लोटिस कहीं पे बैठ जाता है। मान लो अगर खाना हम लोग खा रहे हैं तो ये खाने वाले पे बैठ जाएगा, खाना चला जाएगा सांस वाली में, तो वहां उस टाइम पे आपको धसका वगैरह लग सकता है, आपको बहुत जोर से, है ना, तो धसका लगेगा, क्योंकि नीचे से लंग्स कहेंगे ओ भाई ये क्या आफत भेज दी तुमने, तो पूरा प्रेशर लगाएगा डायफ्राम, है ना, नीचे भेजने में। तो इसीलिए एपिग्लोटिस क्या करता है, एपिग्लोटिस जब आप सांस लेते हो तो खाने वाले पे बैठ जाता है और जब आप लोग खाना खाते हो तो सांस वाले पे बैठ जाता है।
जिससे कि सांस की नली में आप लोगों का फूड ना जा पाए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो ईसोफेगस की बात करते हैं। ईसोफेगस आपका क्या करता है बेटा? कहने को ईसोफेगस एक छोटा सा पाइप है, लेकिन अगर ये पाइप ना हो तो आपका खाना आपके माउथ से स्टमक में नहीं जाएगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि पतला होता है और लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होता है जो कि स्टमक तक पहुंचता है। अब एक छोटी सी बात आपको मैं बता दूं कि ईसोफेगस ट्यूब के अंदर एक मूवमेंट देखा जाता है जिसको हम लोग कहते हैं पेरिस्टेलिक मूवमेंट। क्या कहते हैं? पेरिस्टेलिक मूवमेंट। ये मूवमेंट क्या होता है बच्चों? जब कोई फूड पार्टिकल यहाँ पे आता है तो कोई फूड पार्टिकल डायरेक्टली नीचे नहीं गिरता, जैसे आपने ऊपर से कद्दू फेंका और नीचे टप देने वो लग के फूट गया, ऐसा नहीं है। खाना बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से आता है, ऐसे करके आराम आराम से, है ना। इसलिए जब कभी आप जल्दी जल्दी खाते हो तो आप लोग सोचते हो कि मेरे गले में टुकड़ा अटक गया, ऐसा नहीं होता। वो खाना धीरे धीरे जाता है तो आपकी ईसोफेगस उस टाइम भर जाती है। जब आप पानी पीते हो तो ईसोफेगस पे प्रेशर डालते हो तो नीचे सीधा फूड वहां चला गया, तो आपकी ये फूड पाइप जो है खाली हो जाती है। इसलिए आपको लगता है कि टुकड़ा अब नीचे चला गया, तो वो नीचे नहीं जाता, वो आपके ईसोफेगस में फंस जाता है क्योंकि वो धीरे धीरे जा रहा है। ठीक है बच्चों, उसके बाद बात करते हैं स्टमक की। स्टमक आपका जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है और ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के जस्ट बीच में प्रेजेंट होता है और डायफ्राम के नीचे। स्टमक के बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। पूछा जाता है कि कहां पर खाने का पार्शियल डाइजेशन होता है। तो पार्शियल डाइजेशन का मतलब होता है आधा पाचन, यानी आधा डाइजेशन। तो आधा डाइजेशन कहां होता है? हमारे स्टमक में, यानी आपके आमाशय में। आधा डाइजेशन क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं और वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एक सेक्रेशन करती हैं जिसमें आप लोगों का HCl, आप लोगों का पेप्सिन और आप लोगों का म्यूकस सेक्रेट होता है। ठीक है बच्चों, अब ये HCl, पेप्सिन और म्यूकस क्या करता है ये हम आपको तब बताएंगे जब डाइजेस्टिव ग्लैंड का आपको फंक्शनिंग बताएंगे, जो कि इसी वीडियो में आने वाला है, टेंशन मत लो। उसके बाद मस्कुलर वॉल्स हेल्प इन मिक्सिंग द फूड प्रॉपर्ली। जो इसकी मस्कुलर वॉल्स होती हैं वो फूड को मिक्स होने में प्रॉपर हेल्प करती हैं। ठीक है बच्चों, ये स्टमक था। इसके अंदर क्या होता है आपको डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में आपको बताऊंगा कि कौन सी ग्लैंड क्या सेक्रेट कर रही है और कहां कर रही है। उसके बाद बच्चों बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट डाइजेशन होता है और ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट है, यानी लॉन्गेस्ट पार्ट है। यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है, यानी संपूर्ण पाचन होता है। और सबसे बड़ी बात, इसी के अंदर लीवर और पेनक्रियाज भी अपना सेक्रेशन करते हैं जिससे कि फूड का डाइजेशन हो पाए, फूड का ब्रेकडाउन हो पाए, फूड आसानी से टूट पाए। इसके अंदर प्रेजेंट रहने वाली विली, जिसको हम फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कहते हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो आपको यहाँ पे भी शो हो रही है। ये आपके फूड के एब्जॉर्प्शन में, आपके न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन में आपकी जो विली है अपना सरफेस एरिया बढ़ा देती है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो पाए। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट डाइजेशन होता है। कौन करता है ये आपको डाइजेस्टिव ग्लैंड में पढ़ाऊंगा जब पेनक्रियाज का सिक्रेशन आपको बताया जाएगा इसी वीडियो में। एंड तक बने रहो, टेंशन मत लो, एक एक पॉइंट आपका कवर हो जाएगा। बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। तो बड़ी आंत आ गई। तो बड़ी आंत में क्या होता है? बड़ी आंत होती तो छोटी है लेकिन नाम बड़ा है क्योंकि डायमीटर में, है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से बड़ी है तो इसलिए इसको बोला गया है लार्ज इंटेस्टाइन। आपको सिंपल सी बात मैं बताऊं तो इसके अंदर एब्जॉर्प्शन का काम होता है। एब्जॉर्प्शन मतलब ये पानी को अलग कर देती है और फीकल मैटर जो आपका सॉलिड मटेरियल होता है उसको अलग कर देती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ रेक्टम और एनएस को डिस्कस करना है। रेक्टम द लास्ट एंड ब्रॉड चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर दैट सर्व्स टू स्टोर फीकल मैटर टेम्परेरी। कुछ घंटे के लिए यहाँ पे आपकी लेटरिन, आपकी जो पॉटी वगैरह है वो यहाँ जमा हो जाती है और जब भी प्रेशर बनता है तो यहाँ से वो निकल जाती है। इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग डेली इस काम को करते हो। एनएस की बात करेंगे तो एंड पॉइंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल होता है जो कि एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल में हेल्प करता है। ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल का एग्जिट है उसको रेगुलेट करने के लिए एनएल स्पिंचर होता है जिसके माध्यम से ये बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद बच्चों सबसे मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। हमारे अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड होती हैं लगभग 5, जिनमें सबसे पहली सैलिवरी ग्लैंड्स, नंबर 2 गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, नंबर 3 लीवर, नंबर 4 इंटेस्टिनल ग्लैंड्स और नंबर 5 आपका पेनक्रियास।
वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स पे। सैलिवरी ग्लैंड्स की बात चल रही है और टाइलिन एंजाइम की बात ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। बच्चों, सैलिवरी ग्लैंड हमारे माउथ में होती है 3 जोड़ी, 3 पेयर्स। इन 3 पेयर्स का क्या काम है कि ये आपके सलाइवा को रिलीज करती हैं और उस सलाइवा के अंदर आपका सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम होता है। इस सैलिवरी अमाइलेज को हम लोग टाइलिन एंजाइम भी कहते हैं। अब सैलिवरी ग्लैंड है तो ऐसा नहीं कि सलाइवा ही रिलीज करेगी, इसके साथ साथ ये एक और एंजाइम रिलीज करेगी जिसको कहते हैं लाइसोजाइम। सलाइवा की बात अगर करें तो आपके अंदर जो आप जो फूड खाते हो, है ना, तो आपके माउथ के अंदर ही जिस स्टार्च को आप लोग खाते हो उस स्टार्च से शुगर में आपके कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर दिया जाता है, आपके स्टार्च को कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कन्वर्ट तो कर दिया, लेकिन काम लाइसोजाइम का क्या है? तो बच्चों ध्यान से सुनिए, आप लोग खाना खाते टाइम ऐसा तो नहीं है कि कोई बैक्टीरिया अंदर जाएगा नहीं, है ना, जरूर जाएगा। तो अगर बैक्टीरिया अंदर गया तो उस बैक्टीरिया की हजामत करने के लिए लाइसोजाइम है। अब जो हल्के फुल्के बैक्टीरिया होंगे वो लाइसोजाइम उनको मार देगा। अब जो भारी भरकम होंगे लाइसोजाइम का कुछ नहीं उखाड़ पाएगा तो उनको छोड़ देगा। तो उनको छोड़ने के बाद बात आती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है HCl और पेप्सिन और म्यूकस आप लोगों का रिलीज करती है। अब इन तीनों का काम सुन लीजिए। HCl का काम, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये होता कहाँ पे, तो बिल्कुल स्टमक में होता है, आप लोगों को मैंने बता दिया था। तो स्टमक के अंदर HCl, पेप्सिन और म्यूकस क्या करते हैं? सबसे पहले बच्चों, HCl का काम होता है बैक्टीरिया को किल करना। जो धुरंधर बैक्टीरिया लाइसोजाइम से बच गए थे वो यहाँ पे आके खत्म हो जाएंगे। नंबर 2 पे आता है कि ये फूड के मीडियम को एसिडिक बनाता है ना। आपका जो फूड होता है उसका मीडियम एसिडिक यानी अम्लीय यानी खट्टा बना देता है, ठीक है जी, क्योंकि HCl एक एसिड है। उसके बाद में ब्रेक डाउन ऑफ फूड में भी इसका रोल है ना, ठीक है बच्चों। उसके बाद ये पेप्सिन क्या करता है? देखो, फूड का मीडियम एसिडिक हो चुका है तो ये पेप्सिन आपके प्रोटीन के ऊपर काम करता है। तो यहाँ पे आपका जो प्रोटीन है उसको पेप्टोन से बदलने का काम आपका पेप्सिन करता है, पेप्सिन एंजाइम करता है। ध्यान से सुनो, अगर एसिडिक मीडियम ना होता तो पेप्सिन इसके ऊपर काम ही ना कर पाता प्रोटीन के, क्योंकि प्रोटीन को एक एसिडिक मीडियम चाहिए, इसलिए पेप्सिन ने इसके ऊपर काम किया और इसको ब्रेक डाउन कर दिया। बात रही म्यूकस की, तो म्यूकस किस लिए रिलीज होता है? म्यूकस आपकी जो स्टमक होती है उसकी जो इनर लाइनिंग है, जैसे मान लो ये आपका स्टमक है ना, ये आपका स्टमक है, तो इस स्टमक की जो इनर लाइनिंग्स है कहीं उनको HCl खराब ना कर दे, इसलिए म्यूकस उसको प्रोटेक्शन देता है कि भाई HCl हमारी सरफेस को खराब मत करना, आगे भी हमें फूड को डाइजेस्ट करना है। तो म्यूकस इस चीज को बखूबी काम को निभाता है कि ये इनर सरफेस को खराब होने नहीं देता। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो लीवर की बात आ जाती है। लीवर बाइल जूस को सेक्रेट करता है। और आपको सिंपल सी बात बता दूं कि आपकी बॉडी में जो फैट को डाइजेस्ट करने वाला होता है, जैसे आप लोग घी वगैरह खाते हो ना, तो इस घी वगैरह को पचाने के लिए, इसका पाचन करने के लिए, डाइजेशन करने के लिए लीवर का होना बहुत जरूरी है। आप लोग को अगर घी वगैरह कुछ फैट की चीजें नहीं आपकी बॉडी के अंदर खपती तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि आपके लीवर में प्रॉब्लम है, ठीक है बच्चों। तो आपका जो लीवर है वो फैट के ऊपर काम करता है, फैट के मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम आपका लीवर करता है। और इस बाइल जूस को सेक्रेट करने का काम आपकी गॉल ब्लेडर करती है, जिसको आप पित्त की थैली कहते हो, यानी हिंदी में इसको पित्ताशय कहा जाता है। आप लोग सुनते नहीं हो कि पित्त की थैली में इसके रसोड़ी है या इसकी स्टोन है, तो वो पित्त की थैली गॉल ब्लेडर ही होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। ये जो इंटेस्टिनल ग्लैंड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। Walls of small intestine contain numerous glands that secrete intestinal juice containing amylolytic, proteolytic and lipolytic enzyme। अगर इंटेस्टिनल ग्लैंड्स की आप बात करेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन के न्यूमरस ग्लैंड्स होती हैं सरफेस पर, वॉल्स पर, जो कि ये आपके एंजाइम सेक्रेट करती हैं, जो कि हेल्पफुल होते हैं किसी फूड को ब्रेक डाउन करने में। और ब्रेक डाउन जब फूड का होगा तो इनमें इनका रोल जरूर होगा। अब बात करते हैं पेनक्रियाज की मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड जो कि सिक्रेशन करती है 3 चीजों का, अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। अब यहां पे आपका जो अमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट को
डाइजेस्ट करेगा, है ना, और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद आपकी जो प्रोटीन है उस प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि एमिनो एसिड जो है एक प्रोटीन की यूनिट है। उसके बाद लाइपेज जो होगा वो फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देगा, फैट टू फैटी एसिड। ठीक है बच्चों, फैट टू फैटी एसिड, जिससे कि आपका ये न्यूट्रिएंट डाइजेस्ट हो जाएंगे। उसके बाद ये ग्लूकागॉन और इंसुलिन भी सेक्रेट करता है, जो कि आपके ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर पाते हैं, बना पाते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद बात करते हैं एसिडिटी की। तो एसिडिटी की प्रॉब्लम क्यों होती है? जब हमारी बॉडी में HCl की सिक्रेशन ज़्यादा हो जाए या फिर म्यूकस की सिक्रेशन कम हो जाए, तब जाके हमें एसिडिटी फील होती है। एसिडिटी को हटाने के लिए आप लोग को क्या करना है, आप लोग की बॉडी में एसिड ऑलरेडी है, आपको कोई बेस खाना है, एसिड प्लस बेस न्यूट्रलाइज हो जाएगा और न्यूट्रलाइज होकर के आपकी बॉडी जो है वो एसिड फ्री हो जाएगी। उसके बाद बच्चों कंप्लीट प्रोसेस आप लोग समझ गए होंगे। खाना पहले माउथ में जाता है, वहां पे सैलिवरी ग्लैंड्स सेक्रेशन करती है टाइलिन और सलेवरी अमाइलेज का। उसके बाद में वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है आपका स्टार्च, और कुछ बैक्टीरिया वहां पे मार दिए जाते हैं। उसके बाद टंग अपना काम करती है, टेस्ट बताती है, साथ साथ ईसोफेगस ट्यूब के द्वारा फूड आपका अंदर आ जाता है। उसके बाद स्टमक में आता है, वहां पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आपके काम करती है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, वहां पे पेनक्रियाज और लीवर वगैरह काम करते हैं। ऐसे करके आपका फूड पूरा डाइजेस्ट हो जाता है। आई होप बच्चों कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। फ्री PDF नोट्स के लिए आप लोग को ऐप को डाउनलोड करना होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट हम बहुत जल्दी लाने वाले हैं, जिसमें आपको रेस्पिरेशन पढ़ाया जाएगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और सबसे बड़ी बात, वीडियो को शेयर करना, ताकि और बच्चे भी पढ़ पाएं और देसी भाषा में समझ पाएं। आज के लिए इतना ही बच्चों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय माता की।